हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बता देते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर, माइनर पेपर का हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। आज के हम मेजर पेपर नहीं पढ़ेंगे, आज हम माइनर पेपर पढ़ेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। तो आज का ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिनका माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है। तो आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेजर पेपर में भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है। तो ये क्लास मेजर वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और माइनर वाले के लिए तो ये है ही। तो आज का ये क्लास माइनर वालों के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो इस टॉपिक को आप सबसे पहले समझो और ध्यान से सुनना सारी चीज़, एक एक चीज़ को ध्यान से। अगर समझ में नहीं आए तो पीछे वीडियो करना, फिर से सुनना और ध्यान से सारी चीज़ सुनना और याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन आंसर के पीछे मत भागो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, उसके पीछे मत भागो। आप जो है सो पहले क्या करो कि अपना थ्योरी को मजबूत करो। थ्योरी आपका मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो इस टॉपिक को आप समझो। पहले इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों की समस्याएं अलग अलग है। किसी को रोजगार चाहिए तो किसी को शिक्षा चाहिए तो किसी को किसान की मदद करनी है। तो इन सभी जो समस्या है, ये जो समस्या है कि सबका अलग अलग समस्या है, किसी को रोजगार, शिक्षा, किसी को किसान की मदद करनी है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान कौन ढूंढेगा? तो इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार ढूंढता है। तो सरकार ये सभी समस्याओं का समाधान ढूंढती है। तो अब सवाल आता है कि सरकार कौन बनाएगा? तो चुनाव में जीतने वाली जो समूह होती है वही सरकार बनाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो चुनाव जीत करके आता है वही सरकार बनाता है। भले चाहे एक सरकार आपका गठबंधन का बने या फिर एक दलीय का बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव जीतकर जो पार्टी आता है वही सरकार बनाता है। और यही समूह को आप क्या कहते हैं? यही समूह को हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। जो समूह चुनाव जीतकर आती है वही समूह सरकार बनाती है, तो वही समूह को हम बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी हम किसको बोलते हैं। तो अगर हम एक आसान सा आपको डेफिनेशन बताएं तो डेफिनेशन है आपका कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा संगठित समूह है जिसके सदस्यों की विचारधारा, सोच, उद्देश्य एक जैसा ही होता है। ये जो समूह होते हैं इनकी विचारधारा, सोच, उद्देश्य एक जैसा ही होता है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे देश व समाज के लिए नीतियां बना सके। तो ये है आपका पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन, जो कि आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको अगर एक एग्जाम्पल दे तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखो कि हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि 4 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट है। तो ये जो 4 स्टूडेंट्स है, एक मिनट, ये जो 4 स्टूडेंट्स है, ये 4 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि ये 4 स्टूडेंट कहते हैं कि स्कूल में खेल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खेल पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए स्कूल वालों को। और ये 3 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्कूल में। और ये 3 स्टूडेंट्स कहते हैं कि साफ सफाई स्कूल में बेहतर हो। तो ये तीनों स्टूडेंट्स का कहना अलग अलग है। ये 4 स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं, ये 4 कुछ बोलते हैं और ये 3 कुछ और ही बोलते हैं। तो इन सब का कहना अलग अलग है, इन सब का सोच भी अलग अलग है। अब ये 3 समूह क्या करेंगे कि अलग अलग मिलकर एक एक टीम बना लेते हैं। ये जो 4 स्टूडेंट्स है, ये 4 स्टूडेंट एक अपना अलग टीम बनाएंगे, ये 3 स्टूडेंट एक अपना अलग टीम बनाएंगे और ये 3 अलग टीम बनाएगी। तो अलग अलग ये लोग अपना अपना टीम बना लेते हैं, अपना अपना सेम विचारधारा के आधार पे। इनका विचारधारा कुछ है तो ये चारों लोग मिलकर अपना एक टीम बनाते हैं, ये कुछ बना लेते हैं, अपना अपना टीम बनाते हैं। तो इसी टीम को हम बोलते हैं पार्टी।
फिर ये पार्टी क्या करेगी, जैसे कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू ये सब पार्टी है ना, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब क्या करती है कि अपना विचारधारा का ये पार्टी बनाती है। तो पार्टी बनाने के बाद ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद अगर ये जीत जाती है तो जीतने के बाद यही सरकार बनाती है। तो फिर आता है बात, ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का बात हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका, ये एग्जाम्पल है जो कि हम आपको बाद में समझाएंगे, और ये है आपका यहाँ पे, तो ये हम इतना पढ़ा चुके हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी वह समूह है जिसमें समान सोच, मजबूत संगठन और सत्ता पाने का लक्ष्य। तो इसका क्या मतलब है, समान सोच। तो अब आपको समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी का 3 मुख्य आधार होता है, जो कि आपका पहला है समान सोच, दूसरा है मजबूत संगठन और तीसरा है सत्ता पाने का लक्ष्य। तो तीनों आपको एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले आपको समझना है आइडियोलॉजी, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे विचारधारा। तो विचारधारा का क्या मतलब है कि हर पार्टी के पीछे एक सोच होती है, वे देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, यही उनकी विचारधारा होती है। जैसे कि बीजेपी का कुछ विचारधारा है, कांग्रेस का कुछ विचारधारा है, तो देश को किस दिशा में लेकर के जाएंगे यही उनका विचारधारा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ये देखें, ये है आपका एग्जाम्पल। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विचारधारा है नेशनलिज्म, कल्चरल हिंदुत्व। इसको अभी हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो बीजेपी का विचारधारा है देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करना। ये बीजेपी का क्या है कि विचारधारा है। तो ये बीजेपी का मुख्य दृष्टिकोण है, यानी देश की पहचान संस्कृति से हो, ये संस्कृति पे जोर देते हैं, बीजेपी संस्कृति पे जोर देते हैं। अगर हम बात करें वही कांग्रेस का, तो कांग्रेस का अगर बात करें तो कांग्रेस सेकुलरिज्म, वेलफेयर स्टेट, इस पे जोर देता है। तो कांग्रेस का अगर हम बताएं आपको हिंदी में, तो कांग्रेस का सोच है कि सभी धर्म बराबर हो, सरकार गरीबों, किसानों, कमजोर वर्ग की मदद करे। तो ये है कांग्रेस का सोच, यानी कांग्रेस का दृष्टिकोण यही है, ये है कांग्रेस का दृष्टिकोण। अगर हम बात करें सीपीआई की, सीपीआई की अगर हम बात करें, एक मिनट, सीपीआई की बात करें तो इनका दृष्टिकोण है कि मजदूर, किसान, गरीब, इनको पहले अधिकार दे, बड़े उद्योगपति पर नियंत्रण रखा जाए और आर्थिक समानता हो। यह है किसका सोच, ये है सीपीआई का। और बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी दलित राइट पे जोर देती है। एक मिनट, हाँ, तो बीएसपी की अगर हम बात करें तो अब इनका क्या सोचना है कि इनका सोचना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग, दलित, पिछड़े, शोषित, उन्हें ताकत देना, दलितों की अधिकार की रक्षा करना, यही इनका दृष्टिकोण है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हर पार्टी की दुनिया देखने की तरीका अलग अलग होती है। जो जितने भी पार्टी है सबका सोचना, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। हर पार्टी समाज की समस्या की अलग अलग व्याख्या करती है। हर पार्टी की जो प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी होती है वो भी अलग है, और इसी दृष्टिकोण से पार्टी की नीतियां और घोषणा पत्र भी बनाया जाता है। यही दृष्टिकोण देख करके घोषणा पत्र और नीति बनाया जाता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है आपका, एक मिनट, तो पहला हम समझ चुके हैं कि समान सोच, ये आप देख चुके कि कैसे कैसे किन किन पार्टी का क्या क्या सोच है, अलग अलग सबका सोच है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा है आपका मजबूत संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ नेता और कुछ लोग से मिलकर नहीं बनता है, यह एक पूरी मशीन की तरह काम करती है जिसमें अलग अलग स्तर पर हजारों लोग काम करते हैं। जैसे कि इसी को पार्टी का संगठन कहा जाता है, इसी को हम पार्टी का संगठन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, फिर प्रिंसिपल के नीचे वाला पद जो होता है हेड बॉय, फिर क्लास मॉनिटर, फिर ग्रुप का लीडर, ऐसे करके होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि हर स्तर पर अलग अलग जिम्मेदार लोग होते हैं। वैसे ही राजनीतिक पार्टियां में भी अलग अलग स्तर पर जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता होते हैं।
अगर हम बात करें तो हम आपको दिखाते हैं कि ये है आपका पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। ये क्या करते हैं कि पूरे देश में पार्टी की दिशा तय करते हैं। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर हैं, ये पूरे पार्टी का काम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अपना अलग अलग लेवल है सबका, सब अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। जिला स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट के जो मिनिस्टर होते हैं वो जिला स्तर पर संगठन चलाते हैं। और भी आपका ब्लॉक लेवल पर, फिर बूथ स्तर पर, इन सब लेवल पे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं जो कि अपना अपना पद संभालते हैं। तो ये था आपका अलग अलग स्तर पर कौन कौन लोग अपने अपने स्तर पर संभालते हैं। तो ये था आपका राष्ट्रीय से लेकर के बूथ लेवल तक अलग अलग लेवल पे अलग अलग जिम्मेदार लोग होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। तो अगला हम आपको अगर दिखाएं तो अब आगे आपको पढ़ना है। हम इसमें ये पढ़ चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ लिए कि कैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सब संभालते हैं। राजनीतिक पार्टी में भी अलग अलग स्तर पर जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता होते हैं। तो अब अगर हम आपको आगे समझाएं तो आगे है आपका पावर सीकिंग। अब तीसरा है पावर सीकिंग, सत्ता पाने का लक्ष्य। तो अब हम आगे समझते हैं, आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। ये है पावर सीकिंग। हाँ, तो ये है आपका सत्ता प्राप्त करना, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्ता प्राप्त करना। तो पॉलिटिकल पार्टी आखिर लक्ष्य चुनाव जीतकर सरकार बनाना होता है। इनका जो आखिरी लक्ष्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो चुनाव जीत करके सत्ता हासिल करना ही होता है, सरकार बनाने का ही इनका लक्ष्य होता है। यह पार्टी और एनजीओ में बड़ा फर्क है। तो एनजीओ का मतलब है कि एनजीओ क्या करता है कि समाज सेवा करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि सत्ता चाहती है ताकि वे नीति, कानून और बजट उसके अनुसार बन सके, इसीलिए वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। तो ये था आपका तीसरा, सत्ता प्राप्त करना। 3 विचारधारा, 3 मुख्य आधार था आपका पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि आप समझ चुके हैं। अब हम आपको और दिखाते हैं, 1 मिनट। तो ये तीनों हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है वो भी देखिए। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, यहीं से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है जो कि आपको समझना है। तो स्कूल में प्रिंसिपल ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद हेड बॉय आता है, फिर क्लास मॉनिटर, फिर ग्रुप के लीडर होते हैं। उसी तरह पार्टी में भी राज्य स्तर पर सबसे ऊपर राज्य स्तर नेता, फिर सबसे ऊपर होता है आपका राष्ट्रीय नेता, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि संगठन, जो कि अभी हम आपको पढ़ाए थे। दूसरा मुख्य आधार हम आपको पढ़ाए थे संगठन। पहला पढ़ाए हम आपको विचारधारा, दूसरा संगठन, और तीसरा हम आपको पढ़ाए सत्ता प्राप्त करना। तो ये उसी संगठन का एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल है वो प्रिंसिपल वाला, जो हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, तो आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। अब आपको ये चीज़ जानना है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। 1 मिनट। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी न हो तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी न हो तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। तो यहाँ तो आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही क्यों। लोकतंत्र चले या न चलने से क्या फर्क पड़ता है। वोट दे हम या न दे उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा। नीति बने या न बने क्या फर्क पड़ता है। हम तो मस्त घर में बैठे हैं, चाय बिस्किट खाएंगे, आराम से टीवी देखेंगे मस्त, क्या फर्क पड़ता है नीति बने या न बने, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब आप समझो कि इस टॉपिक को, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले समझाए थे कि आखिर सरकार क्यों चाहिए होता है। सरकार हम लोगों को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सरकार क्या करती है, हमारे समस्याओं को सुलझाती है,
हमारे लिए नीतियाँ बनाती है। किसी को रोजगार चाहिए तो किसी को शिक्षा चाहिए। हर जगह का अलग अलग समस्या है, अलग अलग भाषा के लोग हैं। हमारे देश में इतना विविधता है, विविधता को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी। इतना डाइवर्सिटी है कि समस्या है तो ये सभी समस्याओं का समाधान, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो फिर इतना ज़्यादा समस्या है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का काम करती है सरकार। तो सरकार बनता कैसे है? तो सरकार वही बनाते हैं जो चुनाव में जीतते हैं। लोगों का समूह जो चुनाव जीतकर आता है वही बनाता है सरकार। फिर चाहे सरकार गठबंधन का हो या एक ही पार्टी का या दो पार्टी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो फिर सरकार बनेगा कैसे? अब आप ये सोचो कि पॉलिटिकल पार्टी अगर होगा ही नहीं तो सरकार बनेगा कैसे? सरकार नहीं बनेगा तो फिर समस्याओं का समाधान कौन ढूंढेगा? फिर आता है बात वोट का। तो वोट सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट से ही आपके एरिया का जो प्रतिनिधि होता है, जो इलेक्शन लड़ता है, वो इसी एक एक वोट से जीतता है। अगर सही प्रतिनिधि जीते तो विकास होगा, नहीं तो फिर 5 इयर्स के लिए कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर सही प्रतिनिधि नहीं जीता तो वो मस्त आराम से जीतने के बाद कान में रुई डाल के सोता रहेगा। वो रुई डाल के कोई काम नहीं करेगा आपके क्षेत्र के लिए। तो अब ये ध्यान से सोच समझ के, अब आपको ध्यान से सोच समझ के वोट डालना है। तो आप में से कौन कौन स्टूडेंट है जो वोट डालने गए थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है, वोट किसे देंगे, नीतियाँ कौन बनाएगी, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है? तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले जरूरी है लोकतंत्र चलाने के लिए, और दूसरा है आपका सरकार बनाने के लिए, और तीसरा है आपका विपक्ष के लिए। तो पहला तो आप समझ चुके हैं कि लोकतंत्र चलाने के लिए, एक मिनट, लोकतंत्र चलाने के, दूसरा आप समझिए कि सरकार बनाने के लिए। जो पार्टी चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है, ये आपको भी पता है। तो ये हो गया आपका दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टी आखिर आपको चाहिए क्यों? तो सरकार बनाने के लिए चाहिए। तीसरा है विपक्ष के लिए। अब कुछ पार्टी ऐसी होगी जो जीत जाएगी और कुछ पार्टी ऐसी होगी जो कि हार जाएगी। तो जो पार्टी हार जाती है वो ओपोजिशन का काम करती है, वो विपक्ष बनती है। तो जो सरकार की गलतियां पर नज़र रखती, विपक्ष क्या करती है? सरकार की गलतियां पर नज़र रखती है। अब चौथा है आपका जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी हमें इसीलिए चाहिए ताकि जनता की आवाज़ पहुंच सके सरकार तक। हर पार्टी किसी सामूहिक समूह की आवाज़ बनती है, जैसे कि आप देख चुके थे एग्जाम्पल में ही बीजेपी का भी। अब अगला है आपको पॉलिटिकल पार्टी के बिना क्या होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के बिना क्या होगा वो भी आप जान लीजिएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर व्यक्ति अकेले चुनाव लड़ेगा, कोई बड़ी नीति नहीं बन पाएगी, सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा और विपक्ष नाम का कोई चीज़ रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र भी बिखर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की, एक मिनट, डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी होना क्यों जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। अब आप समझिए कि पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि पार्टी सिस्टम का मतलब है किसी प्रकार की पार्टियां किसी देश की राजनीति और सत्ता में भाग लेती है। किस प्रकार की पार्टियां किसी देश की राजनीतिक और सत्ता में भाग लेती है? जैसे कि आपका पार्टी सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक होता है 2 पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अगर हम सिंगल पार्टी का एग्जाम्पल बताएं तो वो है आपका चाइना, 2 पार्टी सिस्टम यूएसए में है और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है। अभी इसको आप और आगे समझेंगे तो हम आपको डिटेल में समझाते हैं यहाँ पे। तो सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में है, यानी इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है और यही एक पार्टी चुनाव लड़ती है और यही जीत जाती है। यहाँ पे विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम जो कि यूएसए में है।
यहाँ पे क्या होता है कि दो बड़ी पार्टियां होती है जो कि सत्ता बदलते रहती है, कभी ये जीतता है तो कभी ये जीतती है, कभी ये जीतता है तो कभी ये जीतती है, ऐसे करके आपस में बदलते रहते हैं पार्टियां। कभी ये जीत जाता है तो ये हारता है, तो कभी ये जीत जाता है तो कभी ये हार जाता है, ऐसे होता है। यूएसए में होता है, वहाँ पर क्या है कि दो पार्टी सिस्टम है, दो ही वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां है जो कि आपस में इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ी होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी एक से ज़्यादा पार्टी है, कई पार्टियां हैं इंडिया में। राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो कई पार्टियां हैं। इसी वजह से इंडिया में क्या होता है कि गठबंधन की सरकार बन जाती है। अभी हम आपको आगे और समझाते हैं। तो पार्ट 3, तो अब हम इंडिया के बारे में समझेंगे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। तो एक मिनट, अभी हम आपको समझाते हैं। भारत में आज क्या है कि 6 से भी ज़्यादा नेशनल पार्टी है और 50 से भी ज़्यादा स्टेट पार्टी है, 25 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। यह बताता है कि भारत में राजनीति बहुत विविध है। तो अभी आपको आगे और समझ में आएगा कि 6 पार्टियां के बारे में क्या है। एक मिनट, हाँ, तो हम यहीं पर आपको समझाते हैं। पहले 6 नेशनल पार्टीज है भारत में। सबसे पहले आप समझिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था का क्या मतलब है कि देश में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर पार्टी का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना मुद्दा, अपना अपना क्षेत्र के आधार पर राजनीति करती है। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का है, इसीलिए जनता के पास चुनने के लिए कई विकल्प होती हैं। जनता अपना मन के हिसाब से पार्टी को चाहे तो चुन सकती है। तो जनता अपने मन के हिसाब से पार्टी को जो भी अच्छा लगता है उस पार्टी को चुनती है। इंडिया में ऐसा होता है। तो इंडिया में 6 से भी ज़्यादा नेशनल पार्टीज है। इसका क्या मतलब है कि भारत में 6 से भी ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो पूरे देश में काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है। एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी, एएपी और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो कि पूरे देश में काम करती है। अगर हम बात करें स्टेट की, बात करें तो स्टेट पे 50 से भी ज़्यादा पार्टीज हैं। इसका मतलब है कि 50 से भी ज़्यादा पार्टीज ऐसी है जो सिर्फ किसी एक राज्य में मजबूत है और वो उसी राज्य के मुद्दे उठाती है। अगर हम आपको एग्जांपल बताएं तो डीएमके कहाँ की पार्टी है, तो ये है तमिलनाडु की पार्टी है। और टीएमसी का बात करें तो टीएमसी है आपका वेस्ट बंगाल की पार्टी। और एसपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की ये पार्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है ये। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी बिहार की पार्टी है। तो आरजेडी का आधार बिहार में है। ये बिहार के गरीब, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण लोगों के मुद्दे उठाती है। बिहार में आरजेडी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है और बिहार के बाहर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर है। आरजेडी केवल बिहार के राजनीति में मजबूत है। ये पार्टियां पूरे भारत की नहीं, ये जो पार्टियां है आपके स्टेट वाली, ये जो पार्टियां है ये पार्टियां पूरे भारत की नहीं बल्कि अपने अपने राज्य की समस्याओं और लोगों की जरूरत पर ध्यान देती है। इसीलिए इसको स्टेट पार्टी यानी राज्य स्तर पार्टी कहा जाता है। स्टेट पार्टी को हिंदी में बोलते हैं राज्य स्तर पार्टी, इसीलिए इनको राज्य स्तर पार्टी कहा जाता है। ये जो पार्टियां हैं ये पूरे भारत में काम नहीं करती बल्कि ये सिर्फ अपने राज्य में बहुत मजबूत होती है और ये अपने राज्य का ही मुद्दा उठाती है। यही अगर आप देखेंगे तो नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें, नेशनल पार्टी, तो यही अगर आप देखेंगे कि नेशनल पार्टी पूरे देश में काम करती है, कई राज्य में इसका पकड़ मजबूत होता है, ये पूरे भारत के मुद्दों पे बात करती है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में आपका है बीजेपी को लेते हैं तो बीजेपी भारत के लगभग हर राज्य में मौजूद है। हर राज्य में उम्मीदवार इनका खड़ा होता है बीजेपी ये पूरे देश की मुद्दा पर बात करती है, जैसे रक्षा,
विदेशी नीति, आर्थिक नीति, इन सब चीज़ों पे बात करती है। इसीलिए इसको नेशनल पार्टी कहते हैं, नेशनल पार्टी। अगर हम इजी लेवल का आपको एग्जांपल समझाएं तो मान लो कि एक बड़ा स्कूल है, उसमें दो तरह के ग्रुप है, एक है आपका स्कूल लेवल ग्रुप और दूसरा है आपका क्लास लेवल ग्रुप। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल लेवल ग्रुप पूरा स्कूल संभालता है, स्कूल लेवल ग्रुप पूरा स्कूल संभालता है, उसको हम कहेंगे नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी द्वारा कहेंगे। क्योंकि हम नेशनल पार्टी को आप जानते हैं कि नेशनल पार्टी क्या करता है, पूरा देश को संभालता है। उसी तरह स्कूल लेवल का जो ग्रुप होता है वो पूरा स्कूल संभाल रहा है। और अगर हम बात करें क्लास लेवल ग्रुप की, तो जो कि सिर्फ अपना अपना क्लास को ही संभालता है, तो इसको हम नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज भी कह सकेंगे। क्योंकि स्टेट पार्टी क्या करती है, अपने अपने राज्य को संभालती है। ठीक वैसे ही जैसे कि क्लास लेवल ग्रुप अपने अपने क्लास को संभालती है। तो नेशनल पार्टी का मतलब है पूरा देश संभालती है, और स्टेट पार्टी का मतलब है कि सिर्फ एक राज्य संभालती है, अपना अपना राज्य संभालती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं 2500 भी ज़्यादा रजिस्टर बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां भी है भारत में। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है 2500 भी ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियां भी रजिस्टर है, लेकिन उन्हें अभी पहचान या चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है। 2500 भी ज़्यादा पार्टी जो है रजिस्टर है, बट उनको अभी चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है, उनको अभी पहचान नहीं दिया गया है, चुनाव चिन्ह अभी उनको नहीं दिया गया है। तो ये था आपका पार्टी सिस्टम का मतलब कि आप देख ही लिए कि नेशनल लेवल पे भी पार्टी है, स्टेट लेवल पे भी पार्टी है, और 2500 भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टी है जिनको चुनाव चिन्ह पहचान अभी नहीं दिया गया है। तो कैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इतने सारे पार्टी सिस्टम है अलग अलग स्तर पे। तो अब हम बात करते हैं इंडिया का पार्टी सिस्टम क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम बना, आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम बना क्यों और कैसे बना इंडिया में, वो आप जानिए। तो भारत का आकार बहुत बड़ा है, यहाँ की सांस्कृतिक में बहुत ज़्यादा विविधता है, भाषाएं भी बहुत तरह के यहाँ पर हैं, जाति आधारित राजनीति भी बहुत होता है, और धार्मिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व भी है। इसी वजह से एक ही पार्टी पूरे देश को नहीं संभाल पाता है, इसीलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का जरूरत पड़ता है भारत में, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया गया है। अब दूसरा है आपका डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो इंडिया के पार्टी की नेचर क्या है, तो सबसे पहले आप समझिए, एक मिनट, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम बना कैसे। अब सबसे पहला आपका इसमें नेचर था कि इंडिया का पार्टी सिस्टम का जो नेचर है, तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, और दूसरा है आपका, एक मिनट, दूसरा है आपका कि इंडिया में डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी है, यानी प्रमुख पार्टी का दबदबा भी है। जैसे कि भारत में कभी एक पार्टी का लंबे समय तक दबदबा रहा है। तो फेज 1 में अगर हम बात करेंगे तो 1950 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति बनी थी। जैसे कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय कांग्रेस अजेय थी, विपक्ष बहुत कमज़ोर था। इस टाइम में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबदबा था, और जो विपक्ष थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। और इस समय को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ही जीतता था, कांग्रेस का ही बोलबाला था, उसी का दबदबा था। और फेज 2 का अगर हम बात करें तो फेज 2 में आते हैं बीजेपी का दबदबा फिर आने लगता है 2014 के बाद से। तो 2014 से लेकर के 19 तक में पूर्ण बहुमत में बीजेपी आया। फिर राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का मजबूत प्रभाव बना रहा, परंतु राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी काफ़ी मजबूत था। राष्ट्रीय लेवल पे बात करेंगे तो राष्ट्रीय लेवल में बीजेपी मजबूत था, पर राज्य की बात करें तो राज्य लेवल में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत था। आप क्षेत्रीय पार्टी के भी बारे में जान लीजिए कि क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है। एक मिनट, तो क्षेत्रीय पार्टी, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में रीजनल पार्टी, हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी का भी उभार हुआ भारत में
भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक ट्रेंड है क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत होते जा रही है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके ये है तमिलनाडु में। और बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू ये सब पार्टियां हैं बिहार में जो कि मजबूत होते जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीपी, शिवसेना, वेस्ट बंगाल में ये है, तेलंगाना में ये है, उत्तर प्रदेश में ये सब है। तो ये सब जो क्षेत्रीय पार्टी है ये सब भी मजबूत हुए हैं, भारत में उभर करके आए हैं। तो कारण क्या है क्षेत्रीय पार्टी का कि राज्यों की अलग अलग समस्या है, भारत और संस्कृति की पहचान भी अलग है, भाषा और संस्कृति की पहचान भी अलग अलग है, स्थानीय नेतृत्व का महत्व भी अलग है, केंद्र से असंतोष है, राष्ट्रीय पार्टी की कमजोर उपस्थिति, इन सब कारण के वजह से जो आपका ये है क्या बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का उभार हुआ। इन सब कारणों की वजह से क्षेत्रीय पार्टी उभर करके आई और क्षेत्रीय पार्टी अब मजबूत होते जा रही है अपने अपने राज्य में। चौथा है आपका, एक मिनट, हाँ, तो चौथा है आपका कोलिजन पॉलिटिक्स, यानी गठबंधन की सरकार, गठबंधन राजनीति। भारत में अक्सर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, इसीलिए पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। तो कोलिजन पॉलिटिक्स की शुरुआत कब हुई? तो 1967 के चुनाव से रीजनल पार्टी का उभार शुरू हुआ था, जो कि आप अभी देख चुके हैं कि कैसे क्षेत्रीय पार्टी का उभार शुरू हुआ। तो 1967 में इसका शुरुआत होता है और 1977 में पहली नॉन कांग्रेस सरकार आती है जो कि है आपका जनता पार्टी। 1977 में नॉन कांग्रेस सरकार आती है। तो अब आप इसको समझिए कि कोलिजन पॉलिटिक्स क्या होता है। तो जब कोई एक पार्टी अकेले मिलकर सरकार नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं होती है, तो वो दूसरी पार्टियां के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाती है। इसी को कहा जाता है गठबंधन राजनीति। 1967 में क्या हुआ? 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस कई राज्यों में हार गई और राज्य स्तर की पार्टियां बहुत मजबूत होकर उभरी। इससे गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। इसका मतलब है कि पहले सिर्फ कांग्रेस मजबूत थी, 1967 के बाद कई छोटी छोटी पार्टियां भी मजबूत होने लगी और इससे गठबंधन की जरूरत बढ़ गई। और 1977 में क्या हुआ कि 1977 में इमरजेंसी के बाद कई पार्टियां जैसे कि बीजेपी की पूर्व पार्टी जनसंघ, कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट लीडर और भी बहुत सारे हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ी पार्टियां बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं जनता पार्टी। जनता पार्टी बनाती है, ये सब मिलकर के जनता पार्टी बनाती है। और पहली बार कांग्रेस की जगह किसी दूसरे गठबंधन ने सरकार बनाई थी। पहली बार 1970 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार न जीत करके जनता पार्टी की सरकार बन करके आई थी। तो इसका मतलब ये था कि कांग्रेस पहली बार हारी और कई पार्टियां के मिलकर के बना गठबंधन की सरकार। असली गठबंधन युग 1979 से 98 से 2014 के बीच रहा। 98 के बाद क्या हुआ? एक मिनट, तो ये था आपका गठबंधन का युग जो कि 1989 से 2014 तक रहा। तो 1989 में क्या हुआ कि 1988 में क्या हुआ कि वीपी सिंह ने एनएफजी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाकर सरकार चलाई थी। वीपी सिंह ने क्या किया कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना करके सरकार चलाई। एनएफजी में कौन कौन लोग थे? तो 3 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ आकर के बनती है एनएफजी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। 3 अलग अलग विचारधारा के लोग आकर के बनाते हैं एनएफजी की सरकार। तो एनएफजी में सबसे पहले कौन कौन थे? वो 3 लोग। तो पहला थे आपका नेशनल फ्रंट और दूसरे थे बीजेपी का समर्थक और तीसरे थे लेफ्ट पार्टी के समर्थक, लेफ्ट पार्टी का समर्थन। ये 3 लोग आकर के मिलकर के क्या करते हैं कि ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का सरकार बनाते हैं 1989 में। उसके बाद 1998 में से लेकर के 2004 तक में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यानी एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। तो अटल जी क्या करते हैं
कि अटल जी ने एनडीए बना करके सरकार चलाई। तो एनडीए में कौन कौन लोग थे? तो वो थे बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी और भी कई पार्टियां थे जो कि मिल करके एनडीए की सरकार बनाती है। उसके बाद आता है 2004। 2004 से 2014 में आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्या करते हैं? ये यूपीए की सरकार बनाते हैं। यूपीए की सरकार बनाते हैं कब? तो 2004 से 2014 के बीच में। तो कांग्रेस ने यूपीए बनाकर सरकार चलाई। तो कांग्रेस क्या की? यूपीए बना करके सरकार चलाई। तो यूपीए में कौन कौन लोग थे? तो यूपीए में थे कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और आरजेडी। मतलब कांग्रेस को भी अकेले बहुमत नहीं था, इसीलिए गठबंधन करके सरकार बनी। तो ये सब लोग इसीलिए गठबंधन करके सरकार बनाते थे। तो यह 25 साल का समय केवल गठबंधन राजनीति का युग रहा है। ये जो 25 साल का समय रहा है, इसमें सिर्फ गठबंधन का ही सरकार बनते आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक बच्चा अकेले प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा, तो वो क्या करेगा? 4 से 5 बच्चों की टीम बनाकर प्रोजेक्ट पूरा करता है। वैसे ही राजनीतिक दल टीम बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। ये सभी को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग पार्टियां मिल करके एक बड़ी पार्टी बनाती है और मिल करके गठबंधन की सरकार बनाती है। तो अब आपका आगे है, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है आपका आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी विचारधाराओं की विविधता। भारत में राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष भी है। तो यह है आपका 5वां पॉइंट, विचारधारा। विचारधारा की भी पार्टियां हैं भारत में, जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम की हम बात किए थे जो कि भारत में है। तो मल्टी पार्टी में आपका विचारधारा की भी पार्टियां हैं। तो विचारधारा पार्टियां की क्या मतलब है कि भारत की राजनीति सिर्फ कौन जीतेगा कौन हारेगा वाला खेल नहीं है, यह विचारों की भी लड़ाई है। हर पार्टी का अपना सोचने का तरीका, अपना दर्शन, अपना लक्ष्य और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इसी को कहा जाता है आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें तो राइट विंग की, राइट विंग यानी बीजेपी। तो बीजेपी कहती है कि भारत की संस्कृति या परंपरा को बचाना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। और लेफ्ट पार्टी आपकी क्या कहती है? लेफ्ट पार्टी में, लेफ्ट विंग में है सीपीआई और सीपीआई-एम। तो लेफ्ट पार्टी कहती है कि अमीर गरीबों की खाई कम होनी चाहिए और सभी को बराबरी मिले, ये लेफ्ट विंग का कहना है। और सेंट्रिस्ट क्या कहती है? सेंट्रिस्ट में है आपका कांग्रेस। तो सेंट्रिस्ट कहती है न तो ये पूरी तरह राइट की तरफ रहते हैं न तो ये पूरी तरफ लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि परंपरा भी जरूर दे और आधुनिकता भी, ये कांग्रेस का कहना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधाराएं हैं। विचारधारा के हिसाब से ही राजनीति चलती है। भारत में विचारधाराओं की भी पार्टियां हैं। अब अगला टॉपिक है आपका पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी। भारत में क्या है कि नेता आधारित पार्टी भी है, जैसे कि कई पार्टियां विचारधारा से नहीं बल्कि किसी एक मुख्य नेता के नाम और आकर्षण से भी चलता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि स्कूल में एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बनाने वाला एक बहुत पॉपुलर लड़का या फिर लड़की है। बाकी बच्चे उसी के नाम की वजह से उसके साथ आते हैं। अगर वो प्रमुख बच्चा ग्रुप से निकल जाए तो क्या होगा? ग्रुप कमजोर हो जाता है। यही चीज राजनीति पार्टी में भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टीएमसी की, तो पार्टी का असली चेहरा ममता बनर्जी है। लोग टीएमसी को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को जानते हैं। उनकी लोकप्रियता और नाम के कारण पार्टी चलती है। तो ये टीएमसी का एग्जाम्पल था। तो जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लोग एएपी को नहीं बल्कि केजरीवाल को देख करके लोग वोट देते हैं। यहाँ पे बात करें इनकी वाईएसआरसीपी की, तो जगन रेड्डी को देखकर लोग वोट देते हैं।
अब बीजेडी की बात करें तो नवीन पटनायक को देख करके लोग वोट देते हैं। तो भारत में क्या है कि नेता आधारित पार्टी भी है, जो कि किसी एक मुख्य नेता के नाम और आकर्षण की वजह से वो पार्टी चलता है। तो यह आपका छठा पॉइंट था। और सातवां पॉइंट है आपका कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पार्टी। तो भारत में सामाजिक संरचना राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालता है। तो जाति के आधारित पार्टियां भी भारत में है और धर्म के आधारित पार्टियां भी भारत में है। तो सबसे पहले आप समझिए कि भारत में समाज जाति और धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। हर समूह की समस्या और ज़रूरत अलग होती है, इसीलिए कुछ पार्टियां कहती है कि हम दलितों के हक के लिए काम करेंगे, तो कुछ कहती है कि हम ओबीसी के विकास के लिए काम करेंगे, तो कुछ का कहना है कि हम मुसलमानों के अधिकारों की बात करेंगे। इसी से जाति या फिर धर्म आधारित पार्टियां बन जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसपी की, एक मिनट, सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी दलित पे फोकस करती है, दलितों के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी पर फोकस करती है। तो इसके नेता है मायावती। बीएसपी दलित समाज की समस्या और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती है। ये पार्टी क्या करती है कि दलित के लिए लड़ती है। और आरजेडी की बात करें तो यादव ओबीसी है, एसपी की बात करें तो यादव के लिए लड़ती है, जेडीयू की बात करें तो कुर्मी के लिए। तो ये सब पार्टी है जो कि अपने अपने जाति के लिए लड़ती है। तो अगर हम आपको आरजेडी की बताएं तो आरजेडी का मुख्य समर्थक यादव प्लस में ओबीसी समुदाय ही करती है। बिहार में यादवों की बड़ी जनसंख्या है और उनका वोट इसी पार्टी को मजबूत आधार है। उनका वोट इसी पार्टी का मजबूत आधार है। इसके नेता है लालू प्रसाद यादव, आरजेडी। तो ये सब जो पार्टियां हैं ये जाति आधारित पार्टियां हैं। धर्म की बात करें तो ये पार्टियां हैं जो कि इस धर्म को बहुत ज़्यादा ही प्रेरित करती है, मजबूत करती है। अकल ये है। तो ये था आपका कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पार्टी। बीएसपी क्या करती है, दलित पे फोकस करती है। आरजेडी यादव ओबीसी पे, एसपी क्या करते हैं यादव पे, जेडीयू कुर्मी पे, पीएमके बनियार पे। और धर्म के आधारित पे बात करें तो एएमआईएम क्या करती है, मुस्लिम एरिया पर ध्यान देती है। अकाली दल की बात करें तो ये सिख कम्युनिटी पर ध्यान देती है। तो ये था आपका 7वां टॉपिक। और अगला टॉपिक है आपका एवोल्यूशन या फिर ट्रेंड 1950 से लेकर के 2025। भारत में पार्टी सिस्टम 4 बड़े चरणों से गुजरी है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास हो चुका है। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। तो आप सब बोर भी हो रहे होंगे पढ़ते पढ़ते, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे एमआईसी का, पॉलिटिकल साइंस का। आज का क्लास कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में ये सब हम आपको आगे से पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।